Good afternoon, everyone. Myself Lakshit Soni from Jodhpur, Rajasthan. Good afternoon again. Sorry for the disturbance. Myself Lakshit Soni from Jodhpur, Rajasthan. Today I'm here to discuss about the symbolism in art. मैं यहाँ पर हमारे जो सिम्बोलिज्म है हमारे इंडियन कल्चर के अंदर, हमारे इंडियन मैथोलॉजी के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्यों हमको सिम्बल्स की ज़रूरत पड़ी, क्यों हमको कलर स्कीम्स की ज़रूरत पड़ी हमारे आर्ट के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, क्या उनका मीनिंग है, क्या उनके एस्पेक्ट्स हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. जैसा आप सब जानते हैं, हमारा इंडिया जो संस्कृति और सभ्यता का देश है, यहाँ सबसे पहले सभ्यता का जन्म हुआ, यहाँ पे संस्कृति का जन्म सबसे पहले हुआ. और आप ये भी जानते हैं, हमारी भाषा जो पहले नहीं थी, डेवलप हुई हमारे सिंबल्स के थ्रू, क्योंकि जो एंशिएंट मैन था, जो आदि मानव था, वो उस लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाया था. जब उसने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो वो लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाया था. तो जो वो देखता था वो लाइव बनाता था, दीवारों पर, ज़मीन पर. और जो उसके टूल्स होते थे वो होते थे स्टिक्स, जानवरों की हड्डियाँ, छोटे छोटे कंकड़, इस टाइप के वो टूल्स वो यूज़ करता था. धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें बुद्धि आती गई, उसने अपना डेवलप किया, उसने अपने आप को डेवलप किया, और धीरे धीरे लैंग्वेज बनाई. ना सिर्फ इंडिया के अंदर, भारत में जो सभ्यताएं हैं, पूरे विश्व के अंदर जो सभ्यताएं हैं, जैसे इजिप्शियन कल्चर अपन देखते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सबसे पहले 4 सभ्यताएं थी जो सबसे पहले फली फूल लिया, जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया. इन्हीं सभ्यताओं के अंदर सबसे ज़्यादा सिंबल्स का यूज़ हमें मिलता है. जो एंशिएंट मैन था, जो आदि मानव था, वो ज़्यादातर सिंबल्स यूज़ करता था ज्योमेट्रिक शेप्स के फॉर्म में, जो वो देखता था और वो बनाता था. क्योंकि उस वक्त इतना डेवलप वो नहीं हुआ था, इसलिए वो जो बनाता था वो ज़्यादातर सिंबॉलिक फॉर्म में होता है, जैसे ट्राइंगल्स, सर्कल्स, स्क्वायर या कर्व लाइंस, स्पाइरल लाइंस, ट्विस्टेड लाइंस, ये सब वो अपने आर्ट के अंदर यूज़ करता था. धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशंस बनते गए और सिंबल्स का डिपिक्शन होता गया, सिंबल्स और ज़्यादा यूज़ होते गए. जो सबसे ज़्यादा सिंबल्स अपन को मिलता है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर. इजिप्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इजिप्ट के पिरामिड्स के अंदर जो दीवार है, वहाँ पे हमको सिंबल्स मिलते हैं खूब सारे, जिनको आज तक पढ़ा नहीं गया है. फिर अगर हम बात करें डिफरेंट कल्चर्स या दूसरे कल्चर्स विश्व के बारे में, तो वहाँ भी हमको सिंबल्स मिलते हैं, बट सिंबल्स का मीनिंग हर जगह अलग अलग है. तो अगर हम मेनली बात करेंगे यहाँ पे इंडियन सिंबल्स के बारे में, जो इंडिया के अंदर जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, हम उनके बारे में यहाँ बात करेंगे. जैसा मैंने बताया, सबसे ज़्यादा सिंबल्स अपन को मिलते हैं इंडिया में, चाइना में, जापान में, इजिप्ट में, ग्रीक में. सबसे पहले सिंबल्स अपन को देखने को मिलते हैं दीवारों पर. धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाता है, फिर हमें मिलते हैं पॉट्स पर, उनके टूल्स पर, उनकी घरों की दीवारों पर. जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप होता गया, उसकी आर्ट भी डेवलप होती गई. सिंबल्स के साथ साथ हम जो शेप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो कलर क्या अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं कलर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे. कलर्स के बारे में इतना डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि कलर थ्योरी एक अलग सब्जेक्ट है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल शेप के बारे में. सर्कल क्यों अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट शेप है. सर्कल जो है वो टोटलिटी को रिप्रेजेंट करता है, संपूर्णता को रिप्रेजेंट करता है, परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, अनंत को रिप्रेजेंट करता है, और गॉड को रिप्रेजेंट करता है. अब सर्कल इतने
चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सर्कल, तो ये गॉड को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? क्योंकि अगर हम सर्कल का शॉर्ट फॉर्म देखें तो वो होता है बिंदु, और गॉड हमारे इंडियन कल्चर के अंदर हम गॉड को बिंदु के रूप में मानते हैं, क्योंकि सर्कल का अपन छोटा करते जाएंगे तो वो बिंदु का फॉर्म ले लेगा। इसी प्रकार ऐसी मान्यता है, ऐसा बिलीफ है हमारे इंडियन मैथोलॉजी के अंदर, भगवान न होते हुए भी सभी जगह ये सर्कल बहुत अच्छे से प्रूव करता है। फिर हम आते हैं स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर को, बैलेंस को, कम्युनिटी को, इंटीग्रेशन को, अखंडता को। ये इन 4 चीज़ों को स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है हमारी अर्थ को, और सर्कल रिप्रेजेंट करता है स्काई को। फिर आएंगे हम नेक्स्ट शेप जो है ट्रायंगल। ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। हमारा दिमाग, हमारा मन और हमारी आत्मा को जो आपस में कनेक्ट करता है वो शेप है ट्रायंगल। ट्रायंगल का दूसरा फॉर्म अगर हम देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पावर्स को। जो अपर पॉइंटेड जो ट्रायंगल होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिनिटी को, यानी पुरुषत्व को, और जो डाउन पॉइंटेड ट्रायंगल होता है वो रिप्रेजेंट करता है फेमिनिज्म को, यानी प्रकृति को। इस टाइप से ट्रायंगल पुरुष और प्रकृति को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है, जो अपर पॉइंटेड ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट करता है फायर को, और जो डाउन पॉइंटेड ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को। मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे ये जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट करेगा फायर को, और ये वाला डाउन पॉइंटेड ट्रायंगल ये प्रेजेंट करेगा वाटर को। अब हम इन 3 बेसिक शेप्स को यूज़ करके कैसे हम बनाएंगे पंच तत्व को। हमारा जो पंच तत्व का जो कॉम्बिनेशन है, या बोलेंगे पंच तत्व का जो स्टोरी है उसके बारे में बताएंगे, कैसे इन शेप्स को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे आर्ट के अंदर। सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्वायर, जो मैं बताया अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये है अर्थ। अर्थ हमने बना ली। अब हम बनाएंगे विंड। विंड हम ऐसे बनाएंगे, जो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं वो है विंड। जब हमने विंड बना दी तो ऑटोमेटिकली फायर और वाटर भी बन गए साथ साथ। मैंने बाहर सर्कल बनाया जो रिप्रेजेंट करता है स्काई को। इसलिए इस टाइप से हमने 3 बेसिक शेप्स को यूज़ करते हुए सबसे पहला सिंबल हमने बनाया है वो है पंच तत्व का, द 5 एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, ऑफ दिस यूनिवर्स, व्हाटएवर। ये था पंच तत्व का सिंबल जो हमने 3 बेसिक सिंबल्स को यूज़ करके हमने बनाया। फिर हम आते हैं कलर्स के ऊपर। कलर्स क्या इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कलर्स के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। कलर्स पॉजिटिव इफेक्ट भी देता है, कलर नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। कलर्स के दोनों इफेक्ट भी होते हैं। इसी टाइप से अगर हम डीप स्टडी करेंगे शेप्स की, तो शेप्स में भी हमको यही देखने को मिलेगा कि हर शेप के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, हर शेप्स के नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। बट वो इफेक्ट्स कैसे यूज़ होंगे, जब हम उनको यूज़ करेंगे। हमारे यूज़ करने का तरीका उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दिखाएगा और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी दिखाएगा। तो सबसे पहला कलर की हम बात करेंगे, कलर रेड, जो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, एक्शन को और पैशन को, लव। ये 4 चीज़ों को रेड कलर रिप्रेजेंट करता है। अगर हम
रेड कलर की, ये मेनली बात थी कलर रेड के बारे में। रेड की दूसरे शेड्स भी होते हैं जो दूसरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कल्चर वाइज बात करें कलर रेड की, तो हमारे इंडिया के अंदर रेड कलर बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे होली कलर माना जाता है। जो हमारे मांगलिक कार्य होते जो होली वर्क्स होते हैं, जो जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेशंस के अंदर सबसे ज़्यादा कलर रेड यूज़ होता है। चाहे वो पूजा हो, चाहे वो शादी हो, एक्सेट्रा जो मांगलिक कार्य होते हैं वह हम उसमें हम रेड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर दूसरी जगह हम बात करें बुद्धिस्ट कल्चर की, तो वहाँ पे रेड कलर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितना दी जाती है येलो एंड वाइट को। अगर हम चाइना चले जाएं, तो चाइना में भी हम यही पाएंगे कि वहाँ रेड कलर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जहाँ वहाँ भी जितना वाइट को इम्पोर्टेंस दिया गया है। हमारे यहाँ रेड पहनते हैं शादी के ऊपर और वाइट पहनते हैं मरने पर हमारे इंडिया के अंदर, पर वहाँ उल्टा होता है। चाइना के अंदर वो लोग शादी में वाइट पहनते हैं, और ये पुराने कल्चर की बात है। आजकल ट्रेडिशंस चेंज होते जा रहे हैं, और जब किसी की डेथ होती है वहाँ पे रेड या ब्लैक पहना जाता है वहाँ पे चाइना के अंदर। इसी टाइप से दूसरे अलग अलग ट्रेडिशंस के अलग अलग बिलीव्स है, अलग अलग रिचुअल्स है, जो हम बाद में कभी और डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कलर ऑरेंज की। कलर ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है एडवेंचर को, एक्साइटमेंट को, उत्सुकता को, फ्रेंडशिप को। कलर ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है। कलर ऑरेंज हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर भी सबसे पहला कलर है, जो वीरता को दिखाता है, जो शौर्यता को दिखाता है, जो करेज को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो वीर हैं भारत के, उनको रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज कलर। फिर नेक्स्ट आएंगे हम येलो कलर के ऊपर। येलो कलर रिप्रेजेंट करता है माइंड, हैप्पीनेस, फन, बट सबसे ज़्यादा हम इसको कनेक्ट करेंगे माइंड से, क्योंकि बुद्धि का कलर है। सबसे ज़्यादा जो माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती है उसके अंदर येलो के डिफरेंट शेड्स यूज़ किए जाते हैं। येलो एंड वाइट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट कलर के बारे में बात करेंगे हम, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर ऐसा कलर है जो सभी कलर्स को बैलेंस करता है। ग्रोथ और होप एंड फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कलर ग्रीन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि अब जब आप पेंटिंग बना रहे होते हैं, जब आपको समझ नहीं आता कि आप कौन सा कलर यूज़ करें, तो ग्रीन इज़ द बेस्ट कलर टू बैलेंस द एवरीथिंग। फिर बात करेंगे कलर ब्लू के बारे में। कलर ब्लू जो रिप्रेजेंट करता है पीस को, यानी शांति को, कम्युनिकेशन को, हमारी ईमानदारी को, ऑनेस्टी को, हमारे धर्म को, और विजडम यानी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। विजडम, बुद्धि, ज्ञान। फिर नेक्स्ट कलर बात करेंगे वाइट कलर। वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है इम्पार्शलिटी को, निष्पक्षता को, पवित्रता को, इनोसेंस को, इक्वालिटी को और यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। वही अगर ब्लैक के बारे में बात करेंगे, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है मिस्ट्री को, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है पावर को, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है सस्पेंस को। ये तो मैंने सारे आपको बताए थे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जो कलर हम यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक। अगर हम कलर के बारे में और डीप स्टडी करेंगे तो इन सब के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी अपन को देखने को मिलेंगे। जैसे अगर रेड कलर ज़्यादा अगर अपन यूज़ करेंगे तो वो हमारे अंदर गुस्सा बढ़ाएगा, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ाएगा कलर रेड। इसी टाइप से येलो कलर अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमारी आंखों को चुभने लगेगा, क्योंकि येलो एक ब्राइट कलर है, हम उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वार्म बनता जाएगा। फिर अगर हम बात करें ब्लू कलर के बारे में, ब्लू कलर एक काम कलर, एक ठंडा कलर है, पर इसके भी अलग अलग शेड्स हैं जो उसके भी डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। अगर हम ज़्यादा ब्लू यूज़ करेंगे तो हमारे अंदर आलस आता जाएगा, हमारे एनर्जी को वो स्लो डाउन करता जाएगा ब्लू कलर। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेड कलर का एग्ज़ाम्पल लेते, अगर हम अपने आप को रेड कलर के कमरे में बंद कर लें, जिसका दीवारें भी रेड हो, जिसका फर्श भी रेड हो, जिसके अंदर लाइट्स भी रेड हो, आपने कपड़े भी रेड पहन रखो, आप वहाँ पे
ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, आपको पसीने छूटने लगेंगे, भले आप कितनी ठंड में हो आपको पसीने आने लग जाएंगे, आपको घबराहट होगी। रेड कलर की वाइब्रेशन इतनी ब्राइट, इतनी तेज़ होती है को हम उसको ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते उस कलर को। ये कुछ बातें थी कलर्स के ऊपर। कलर थ्योरी और कलर थेरेपी से कलर्स के थ्रू इलाज भी होता है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो अब थोड़ा थोड़ा फैलने लगा, लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे कलर थ्योरी के अंदर। अब हम बात करेंगे हमारे कुछ इंडियन सिंबल्स के ऊपर, हमारे इंडियन माइथोलॉजिकल, हमारे कल्चरल सिंबल्स के ऊपर हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। हमारे सिंबल्स को भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जो जैसे कुछ कंटेनर सिंबल्स होते हैं, जो कुछ नेचुरल सिंबल्स होते हैं, कुछ वेपन्स होते हैं, उनको हमारे सिंबल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। सिंबल्स को सबसे ज़्यादा यूज़ कब किया जाता है? कैन एनीबडी टेल when we use the symbols most? ओके, सबसे ज़्यादा हम सिंबल्स देखने को मिलता है हमारे लोक कलाओं के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी फोक आर्ट्स हैं, हमारे सबसे ज़्यादा सिंबल्स अपन को उसके अंदर देखने को मिलेंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वर्ली आर्ट ऑफ महाराष्ट्र। जब महाराष्ट्र का वर्ली आर्ट देखते हो वो सिर्फ ज्योमेट्रिक शेप से ही बना होता है, जिसमें ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, मोस्टली ये तीन शेप्स ही होते हैं इस वर्ली आर्ट के अंदर। और इन तीन शेप्स के थ्रू ही पूरी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वर्ली आर्ट के अंदर। अगर हम सिंबल्स की बात करें, जो हमारा एंशियंट टाइम था, हमारे जो पुराना टाइम था, सिंबल्स के बारे में हमारे पुराणों के अंदर भी मिलता है, हमारे शास्त्रों के अंदर भी मिलता है। जो वेद लिखे गए, जो उपनिषद लिखे गए, उनके अंदर भी हमको सिंबल्स के बारे में जानने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पर्टिकुलर हिंदू सिंबल्स की, तो हम बात करेंगे स्वास्तिक के ऊपर। स्वास्तिक को आप सब जानते हैं, शेप्स आपने देखा होगा स्वास्तिक का। स्वास्तिक के भी दो फॉर्म्स होते हैं, स्वास्तिक के भी दो रूप हैं। अगर हम उसको क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उसको जो फर्स्ट फेस है उसको जो राइट में होता है तो वो स्वास्तिक कहलाता है। तो वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, प्रॉस्पेरिटी को एंड गुड लक को। ये स्वास्तिक है, ये आपको रिवर्स दिख रहा होगा, बेटी सीधा स्वास्तिक है। ये रिप्रेजेंट करता है सन को, प्रॉस्पेरिटी को और गुड लक को। चलो आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपको सीधा दिख रहा होगा, तो ये सीधा स्वास्तिक रिप्रेजेंट करता है सन को, प्रॉस्पेरिटी को और गुड लक को। जब हम उसको रिवर्स कर देते हैं, हम उसको उल्टा कर देते हैं, तब ये रिप्रेजेंट करता है रात को, देवी काली को। और सीधा स्वास्तिक रिप्रेजेंट करता है गणेश को, जो गुड लक के देवता माने जाते हैं। पर काली को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ तांत्रिक ट्रेडिशंस के अंदर। और स्वास्तिक का जो फॉर्म है, उल्टा फॉर्म, वो हमको मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा ये फॉर्म फेमस है यूरेशिया के अंदर, जो यूरोप और एशिया का जो पार्ट है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्वास्तिक को यूज़ किया जाता है। जो सीधा स्वास्तिक होता है उसका नाम होता है स्वास्तिक, और जो स्वास्तिक हम उल्टा कर देते हैं तो उसका नाम हो जाता है सौवास्तिक। स्वास्तिक की जगह सौवास्तिक। चाइनीज़ के अंदर, जापानीज़ के अंदर और कोरियन कल्चर के अंदर भी इसका बहुत यूज़ होता है। चाइनीज़ के अंदर इसको वानजी बोलते हैं, जापानीज़ के अंदर इसको मानजी बोलते हैं और कोरियन के अंदर इसको मानजा बोलते हैं। स्वास्तिक के ऊपर एक और नई बात शेयर करना चाहूँगा। जो हमारा जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारे तारामंडल के अंदर जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है, जो 7 स्टार्स का जो कनेक्शन है, वो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन जो 7 तारों का ये जो जोड़ा है, अब उसको ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक लेडल के फॉर्म में अपन को दिखेगा, एक करछी के फॉर्म में अपन को दिखेगा।
ये मैंने बनाया है। इस अगर हमको कनेक्ट करें तो हमको ये इस टाइप से दिखता है। तो ये 7 कॉन्स्टलेशन है। जब अपनी जगह बदलते हैं, जब ये अपने आप को रोटेट करते हैं, तो ये चारों डायरेक्शन में अपने आप को रोटेट करते हैं। जब हम इनको चारों डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो ये चारों डायरेक्शन रोटेट करने के बाद जब हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो ये भी एक स्वास्तिक का फॉर्म ले लेते हैं। ये चीज़ है जब ये 7 स्टार कॉन्स्टलेशन अपने आप को रोटेट करते हैं। इस टाइप से स्वास्तिक को बनाया गया था। इस प्रकार के और सिंबल्स है, जैसे हम बात करेंगे शंख है, चक्र है, त्रिशूल है। हमारे मोस्ट ऑफ द आर्ट्स के अंदर इन सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट सिंबल के बारे में हम बात करेंगे लोटस के बारे में। क्यों लोटस हमको हर आर्ट के अंदर मिलता है, हमारा लोटस हमको हर कल्चर के अंदर मिलता है। अगर हम बात करेंगे इंडियन कल्चर तो सबसे ज़्यादा लोटस मिलता है। बुद्धिस्ट कल्चर के बात करेंगे तो वहाँ भी अपन को लोटस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। चाइनीज़ के अंदर भी मिलता है, जापानीज़ के अंदर भी मिलता है, तिब्बतन कल्चर के अंदर भी अपन को लोटस मिलता है। लोटस रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, पवित्रता को, रीबर्थ, पुनर्जन्म को रिप्रेजेंट करता है, एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आत्मज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे इंडियन कल्चर का अकॉर्डिंग था। अगर हम बुद्धिस्ट और इजिप्शियन कल्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को। और चाइना जापान के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी, स्पीच एंड माइंड को। जैसा मैंने बताया लोटस रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, पवित्रता को, इसलिए अपन को ये हर जगह देखने को मिलता है। जिस प्रकार ये कीचड़ के अंदर खिलता है, इसको किसी अपने आसपास कीचड़ से कोई मतलब नहीं होता, ये अपने आप को स्टैंड करता है, अपनी ब्यूटी चारों तरफ फैलाता है। इसी के इस गुण से इसको प्रभावित होकर इसको इतना महान बनाया गया, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इसको यूज़ किया गया है। जैसे हमारे मुहावरों के अंदर, हमारे हिंदी लिटरेचर के अंदर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कमल नयन, कमल जैसी आँखों वाले। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट यही है कि पवित्रता को रिप्रेजेंट करता है। हमारे बॉडी, स्पीच एंड माइंड को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के हमारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं हमारे हिंदी लिटरेचर के अंदर, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर। आपने देखा होगा हमारे जो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस है वो भी लोटस के ऊपर बैठते हैं, पर उनका लोटस अलग अलग कलर का होता है। जैसे अगर हम लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी जी बैठती हैं पिंक लोटस के ऊपर, सरस्वती बैठती है वाइट लोटस के ऊपर। वाइट लोटस रिप्रेजेंट करता है पवित्रता का, प्योरिटी का, सफाई का रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ साथ वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है सत्व गुण का। हमारे जो 3 गुण हैं उनमें से सबसे पहला गुण सत्व गुण को रिप्रेजेंट करता है वाइट कलर। और वाइट कलर की जो डोमिनेटिंग गॉडेस है, जो अधिष्ठात्री देवी है, जो मेन गॉडेस है सत्व गुण की, वो है गॉडेस सरस्वती। और गॉडेस लक्ष्मी जो है वो रिप्रेजेंट करती है सतोगुण को। लाल रंग रिप्रेजेंट करता है रजोगुण को, नॉट सतोगुण, सॉरी, रजोगुण। लाल रंग रिप्रेजेंट करता है रजोगुण को, और गॉडेस लक्ष्मी रजोगुण की मेन देवी है। ये कारण है कि वो लक्ष्मी जी पिंक या डार्क पिंक लोटस पे बैठती है, और सरस्वती जी जो है वाइट लोटस पे बैठती हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट सिंबल के बारे में, वो जो है कलश। क्यों कलश यूज़ किया जाता है हमारे हर चीज़ के अंदर? क्यों कलश यूज़ किया गया हमारे इंडियन आर्ट के अंदर? क्यों कलश यूज़ किया गया हमारे इंडियन स्कल्पचर्स के अंदर? क्या इम्पोर्टेंस है कलश का? कलश रिप्रेजेंट करता है अबंडेंस को, बहुतायत को, बहुत मात्रा जिसकी होती है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कलश। सोर्स ऑफ लाइफ माना जाता है कलश को, विजडम, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और अमरता का प्रतीक माना जाता है।
इसके अलावा इसका मेन मीनिंग जो है वो है सृष्टि। इसको सृष्टि का प्रतीक माना गया कलश को। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी सृष्टि को, हमारे धरती को, हमारी भूमि को, जो हमें पोषण देती, जो हमें नर्चर करती है। जो कलश होता है जब वो खाली होता है, तब वो रिप्रेजेंट करता है हमारी धरती को। जब उसके अंदर पानी भरा दिया जाता है तब वो रिप्रेजेंट करता है हमारी जल शक्ति को। जो सबसे पहला जल जब हुआ था, जो जिसमें से जीवन निकला था, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, द प्राइमोर्डियल वाटर को। और जो बाकी स्पेस होती है वो रिप्रेजेंट करती है हवा को। और उसके ऊपर जब हम नारियल रखते हैं, जो नारियल के उसको ढक दिया जाता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं अग्नि या शक्ति को। और आसपास जो अपन आम के पत्ते या अशोक के पत्ते जो हम लगाते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फर्टिलिटी को, टू जनरेशन पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये था, इसीलिए कलश को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है हमारे इंडियन कल्चर, हमारे इंडियन माइथोलॉजी के अंदर। अगर हम जो मोस्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया के जो पूजाएं होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कलश का इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। कलश पूजा सबसे पहले की जाती है। उन पंच तत्वों की पूजा की जाती है जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, हमारा सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है, पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसकी पूजा की जाती है क्योंकि ये समृद्धि लाए, हमारे घर में ऊर्जा पैदा करे, हमारे घर में समृद्धि लाए, बुद्धि प्रदान करे। इसलिए कलश की पूजा की जाती है। और ज़्यादातर इसको हम रिलेट करेंगे जो मेल गॉडेस हैं, जो जेंट्स गॉड्स है, उनसे हम कलश को कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभ और कलश में क्या डिफरेंस है। कुंभ भी घड़ा है और कलश भी घड़ा है, बट दोनों के शेप में डिफरेंस है। कुंभ होता है एकदम राउंड शेप में, और कलश जो होगा वो ऊपर से चौड़ा और नीचे से थोड़ा सा पतला। कुंभ रिप्रेजेंट करता है, यानी घड़ा रिप्रेजेंट करता है वॉम्ब को, गर्भ को, फर्टिलिटी को, जनरेटिव पावर ऑफ ह्यूमंस, पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको एसोसिएटेड। और इसको हम मोस्टली एसोसिएट करेंगे देवियों के साथ। जब हम फीमेल फिगर्स देखते हैं हमारे इंडियन स्कल्पचर्स के अंदर, तो जो हमारे फीमेल फिगराइंस है हमारे इंडियन स्कल्पचर्स के अंदर बनी हुई, उन सब के हाथ में एक एक कहीं ना कहीं हमको घड़ा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा हमको घड़ा देखने को मिलेगा जो देवी गंगा है और जो देवी यमुना है, उनके पास हमको ये घड़ा देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर घड़ा हम कनेक्ट करेंगे जो फीमेल गॉडेसेस है उनके साथ, क्योंकि ये फर्टिलिटी का सिंबल है, इट रिप्रेजेंट्स द वॉम्ब, दैट्स व्हाई। ये कुछ सिंपल्स है। जैसे फिर हम बात करते हैं नदियों की। सॉरी, अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। जैसे कलश और कुंभ के बारे में बताया मैंने, इस टाइप से जो हमारे हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस है उनको भी इंडियन स्कल्पचर्स में बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। जो हमारे राजा महाराजा थे, इंडियन किंगडम्स थे, जब वो महल बनवाते थे तो महल के द्वारों पे क्यों हमको इतने सारे स्कल्पचर्स मिलते हैं, इनके पीछे भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है। क्यों ये क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या इनका मीनिंग है, अगर हम इनको यहाँ लगाएंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सोच के ये जो राजा महाराजा हैं, जो पुराने मंदिर बने हैं, इनकी गेट्स पर मिलता है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, जो महाराष्ट्र में एलोरा केव्स हैं और एलिफेंटा केव्स हैं। जो एलोरा केव्स है वहाँ उसके गेट पे दो कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है वहाँ पे उसके गेट के ऊपर दो गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनी हुई, जो पवित्रता का प्रतीक। वो इसलिए बनाई गई है ताकि मनुष्य अपने मन की सारी गंदगी बाहर निकाल के इस हमारे मंदिर में प्रवेश करें। वहीं एक और एग्जांपल मिलता है एलोरा एलिफेंटा में, कैलाशनाथ मंदिर के बाहर एक महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की मूर्ति बनी हुई है और एक साइड में बनी हुई है गॉडेस लक्ष्मी की मूर्ति, जो रिप्रेजेंट करती है हमारे वहाँ की समृद्धि को, वहाँ की शक्ति को।
गॉडेस लक्ष्मी रिप्रेजेंट करेगी वहाँ की समृद्धि को, वहाँ की प्रॉस्पेरिटी को, वहाँ की वेल्थ को, और गॉडेस दुर्गा महिषासुरमर्दिनी रिप्रेजेंट करेगी उस किंगडम की पावर को, उस किंगडम की शक्ति को, कि वो किंगडम कितना शक्तिशाली होता था। ये रीजंस होता था कि जो एंशिएंट टेम्पल्स है, जो एंशिएंट हिंदू किंगडम्स है, उसके अंदर अपन को कहीं ना कहीं स्कल्पचर्स देखने को मिलता है। फिर हम नेक्स्ट, ये सिर्फ हमारे इंडियन कल्चर के अंदर भी नहीं, सब इसके अलावा हमारे इंडियंस के अलावा हमको बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर भी ये सब देखने को मिलता है। क्योंकि बुद्ध की जो जातक कथा है, जो अगर आपने अजंता के बारे में पढ़ा होगा, जो अजंता पेंटिंग्स का सबसे ज़्यादा हमको सिंबल्स का डिपिक्शन इंडियन आर्ट के बाद हमको बुद्धिस्ट आर्ट के अंदर मिलता है। उसके अंदर भी बहुत सारे लोटस बनाए गए हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे कलश बनाए गए, बहुत सारे घड़े बनाए गए, बहुत सारी मछलियाँ बनाई गई, बहुत सारे चक्र बनाए गए, बहुत सारे सूर्य चंद्र अलग अलग एनिमल्स बनाए गए। वो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट कल्चर एंड ट्रेडिशंस उन सब का अलग मीनिंग है, बट कहीं ना कहीं सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर हम नेक्स्ट सिंबल की बात करेंगे, वो जो है बैंयन ट्री, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ ज़्यादातर हमको जो साधु लोग होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो बुद्धि और पढ़ाई वाली फील्ड से कनेक्टेड होते हैं, उनसे ज़्यादातर उनके पीछे ज़्यादातर बैंयन ट्री या बरगद का पेड़ दिखाया जाता है। बरगद का पेड़ रिप्रेजेंट करता है अमरता को, क्योंकि ये कितनी भी कठिन समय, कितना भी भयंकर अकाल, ये जीवित रह सकता है, ये सूखता नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है तीनों गॉड्स को, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसकी जड़ें रिप्रेजेंट करती हैं ब्रह्मा को, इसकी छाल रिप्रेजेंट करती है विष्णु को, और इसकी जो जड़ें, उसकी जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस है, वो रिप्रेजेंट करती है शिव को। बट मोटे तौर पे ये इस पेड़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं शिव के साथ। इसके साथ साथ इसको मृत्यु यानी यम से भी कनेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जितने एरिया में ये पेड़ फैला हुआ होता है, या जितने एरिया के अंदर इसकी ब्रांचेस फैली हुई होती है, उस पेड़ के नीचे कोई और भी पौधा जन्म नहीं ले सकता। ब्रह्मा से इसको इसलिए कनेक्ट किया गया है क्योंकि इसकी जो जड़ है, अगर ये मिट्टी में चली जाती है तो वहाँ पे एक नया पेड़ प्रकट हो जाता है, या नया पेड़ वापस वहाँ पे उगना शुरू हो जाता है। विष्णु से अगर हम बात करें, इसको विष्णु से कैसे कनेक्ट किया जाता है? जो बरगद की पेड़ की जो छाल है, वो बहुत ही मेडिकेटेड यूसेज है उसके, बहुत ही मेडिकेटेड इम्पोर्टेंस है इसकी। वो बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में काम आता है। हमारे आयुर्वेद के अंदर बरगद की पेड़ की छाल के बहुत सारे यूजेस बताए गए हैं। विष्णु को पालनकार माना गया है, पालनकर्ता माना गया है, द मेंटेनर ऑफ द वर्ल्ड माना गया है। इसी प्रकार कोई भी बीमारी होती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के, हमारे शरीर को सही चलाने के अंदर बरगद की पेड़ की छाल को यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ बरगद के पेड़ को दीर्घायु यानी लंबी उम्र के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, क्योंकि ये कई सालों तक जिंदा रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300 तो जहाँ 600 साल तक भी ये जीवित रह सकता है। बरगद का पेड़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपन को दिखता है बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर, बुद्धिस्ट आर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ अपन को मिलता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं वहाँ पे बुद्धि के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। क्योंकि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बरगद के पेड़ के नीचे ही प्राप्त हुआ था। फिर हम बात करते हैं और भी कल्चर सिंबल्स के बारे में। त्रिशूल है, त्रिशूल जो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी चेतना के 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड स्लीपिंग, जागना, कल्पना शक्ति और सोना, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है। क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसको भी ये कलश ये त्रिशूल रिप्रेजेंट करता है। अभी त्रिशूल अपन को हर देवी देवता के हाथ में नहीं दिखता, ये अपन को दिखता है सिर्फ शिव और
दुर्गा के हाथ में है, शिव और शक्ति के हाथ में हमको ये त्रिशूल देखने को मिलता है, क्योंकि जिसने इन तीनों के ऊपर काबू कर लिया, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, जो हमारे कॉन्शियसनेस के 3 स्टेप्स हैं, जिन्होंने तीनों गुण के ऊपर काबू कर लिया, वही त्रिशूल को होल्ड करने के लिए एबल है। इसीलिए सबसे ज़्यादा त्रिशूल का जो डेपिक्शन हमारा जो शाक्तिज्म है, जो शाक्त धर्म है और जो शैव धर्म है, उसके अंदर त्रिशूल का प्रतीक हमको सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर हम बात करेंगे चक्र की। चक्र रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को, चक्र रिप्रेजेंट करता है धर्म को, अनंत को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आत्मज्ञान को रिप्रेजेंट करता है चक्र। इस टाइप से बात चक्र के बारे में और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। जैसे बात करें तो था वेपन वाला चक्र। अगर हम बात करें हमारे बॉडी के अंदर जो चक्र हैं वो कैसे हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी एनर्जी को जागृत करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्र होते हैं, ये मेडिटेशंस जो करते हैं, जो योगा के बारे में पढ़ते हैं वो जानते होंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्रास हैं वो हमारे अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा माना जाता है जिसकी ये 7 चक्रास जागृत हो जाते हैं, जो अपनी 7 चक्रों यानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेता है, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के सारे द्वार खुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। बट अभी तक नॉर्मल ह्यूमन के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए इसका कोई प्रूवन एग्जाम्पल नहीं है। जैसे मेरे पीछे पेंटिंग देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर मैंने 7 चक्रास बना रखे हैं। जैसे रेड, द फर्स्ट रूट चक्र रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बॉडी के 7 चक्रास को, हमारे बॉडी की डिफरेंट एनर्जीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम इतने सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। जो हमने सिंबल्स के बारे में बात करी, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। ये सबसे ज़्यादा हमको इन सिंबल्स के बारे में जानने को मिलता है हमारा जो धर्म है, हमारी जो फोक आर्ट है, हमारी जो फोक स्टोरीज़ हैं, इनके थ्रू हमको इन सिंबल्स के बारे में जानने को मिलता है। क्योंकि कोई भी आर्ट हो तभी सबसे ज़्यादा उसको फ्लरिशमेंट मिलता है, सबसे ज़्यादा उसको पहचान मिलती है वहाँ के धर्म के थ्रू, वहाँ के कल्चर के थ्रू, वहाँ के ट्रेडिशंस के थ्रू। हर आर्ट का अपना अपना इम्पोर्टेंस बनता जाता है। जैसे मैंने बात करी थी, इसके अलावा जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स का सबसे ज़्यादा ये तो पॉजिटिव यूज़ था हमारे इंडियन आर्ट के अंदर, जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, नेगेटिविटी दूर करते हैं। सिंबल्स का अगर दूसरा यूज़ देखें तो यूज़ होता है तांत्रिक ट्रेडिशंस के अंदर, योगिक ट्रेडिशंस के अंदर, यंत्रों के अंदर, हमारे वास्तुशास्त्र के अंदर। इन सब में चीज़ों में सिंबल्स का यूज़ होता है। दूसरा सबसे अच्छा यूज़ देखें तो जो मंडला आर्ट है, जो बुद्धिस्ट आर्ट का एक पार्ट है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मंडला को हम बोल सकते हैं द तांत्रिक फॉर्म ऑफ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ तांत्रिक आर्ट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इसी प्रकार हमारे इंडिया के अंदर यंत्रों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, कैसे यंत्र और उधर बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर मंडला को यूज़ किया जाता है। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। गुड आफ्टरनून, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।